इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। सदन का आज का दिन भी गर्मा गर्मी में निकला। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगातार विपक्ष को पूरी तरह से लताड़ा। बता दें कि जिस तरह से मणिपुर को लेकर लगातार राजनीति हो रही, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 11,000 से अधिक FIR दर्ज हुई और वही 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन कुछ लोगों ने वहां पर आग में घी डालने का काम किया था। वहीं बता दें कि जिस तरह से विपक्ष ने लगातार बीजेपी को घेरता रहा, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए नए विपक्ष के नेता बने राहुल गांधी शायद ये सोचे कि आखिरकार मणिपुर की हिंसा हुई थी उसमें हमें सब पता, हम संज्ञान ले रहे थे, लेकिन लोग लगातार उसमें कहीं ना कहीं घी डालने का काम कर रहे थे, क्योंकि सदन के अंदर जो भी चर्चा हो रही थी वो देश के लिए हित की बात हो रही थी। लेकिन ऐसे में विपक्ष ने कई मुद्दों पर घेरा, कई मुद्दों का सवाल खड़ा किया, तो सभी का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। लेकिन विपक्ष ने जब वहां से खड़ा होता निकला तो वहीं प्रधानमंत्री ने सभी को रोकने की कोशिश की। लेकिन जब अधिवेशन शुरू हुआ और अब जब भाषण शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो उस वक्त विपक्ष कहीं ना कहीं भागता नजर आया और किनारा काटते नजर आया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को एक एक करके सुनाई। क्योंकि जो भी 5 साल में पिछली सरकार में काम हुआ उसको लेकर भी अगली सरकार जो आई है, तीसरी जो सरकार है, जो 18वीं जो लोकसभा चल रही थी उसमें लगातार विपक्ष चाहे कोई सा भी हो, उन्होंने सभी ने बीजेपी को घेरते नजर आई थी। दिल्ली से अजय चौहान भाई। बात करेंगे अगली खबर की। हाथरस हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज हाथरस पहुंचे, जहां पर सत्संग के दौरान घायल हुए लोगों का अस्पताल पहुंचकर जायजा लिया और साथ ही साथ घायलों के समुचित उपचार का भी निर्देश दिया। हालांकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल ही डीजीपी प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव को हाथरस भेज दिया था। इतना ही नहीं, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतक परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी कर दिया था। आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे, जहां पर सत्संग में घायल हुए लोगों का हाल जाना और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ इस हादसे को लेकर गहन समीक्षा बैठक भी किया। कहां से चूक हुई, कहां पर लापरवाही हुई, इसके बारे में भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जानकारी ली और साथ ही साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा डीआईजी के नेतृत्व में एसआईटी टीम भी गठित करने का निर्देश दिया। प्रेस वार्ता में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह हादसा है या साजिश, इसकी भी जांच चल रही है और साथ ही साथ इस हादसे के जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि इस मामले में हर पहलू की जांच की जा रही है और इसमें जिस तरह से जो लापरवाही हुई है इसका भी एक्शन लिया जाएगा, ऐसा संकेत यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया। वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के हमले का भी करारा जवाब दिया। हालांकि जिस तरह से इस हादसे पर संवेदनाओं का दौर चल रहा है, वहीं विपक्षी दल लगातार सरकार पर सुरक्षा को लेकर उंगली भी उठा रहा है। ऐसे में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस मामले में FIR भी दर्ज हो चुकी है, एसआईटी का गठन भी किया जा चुका है और साथ ही साथ मृतक परिवारजनों को मुआवजा भी जल्द से जल्द दिया जाएगा। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बात करेंगे अगली खबर की। कैसे हुआ हाथरस में इतना बड़ा हादसा, खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। हाथरस में हुए हृदय विदारक हादसे के बाद लापरवाही के तमाम मामले सामने आ रहे हैं। एसडीएम की रिपोर्ट भी चौंकाने वाली है। एसडीएम की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बाबा के निजी सुरक्षा
कर्मियों की धक्का मुक्की के चलते भगदड़ मची, जिससे यहां पर लाशों का ढेर लग गया। इस मामले में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी गठित करने का निर्देश भी दिया है और साथ ही साथ कार्यक्रम आयोजक और सेवादारों के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कराया है। फिलहाल इस मामले में भोले बाबा की तलाश तेज हो गई। बता दें कि कल हाथरस में सत्संग के बाद भोले बाबा का चरण रज लेने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मच गई थी। इस दौरान निजी सुरक्षा कर्मियों की धक्का मुक्की के चलते भगदड़ मच गई, जिससे सत्संग स्थल पर लाशों के ढेर लग गए। इस मामले ने काफ़ी तूल पकड़ लिया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्काल डीजीपी प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव मनोज सिंह समेत कई अफसरों को मौके पर भेजा। फिलहाल इस मामले में अब सेवादार और कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और साथ ही साथ एसआईटी भी गठित कर दी गई है। मामले में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा के डीआईजी की देखरेख में एसआईटी गठित किया है और इसके बाद जो खुलासे हो रहे हैं वह काफ़ी चौंकाने वाले हैं। एसडीएम ने डीएम को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें लिखा है कि सत्संग स्थल में करीब 2 लाख लोग मौजूद थे और चरण रज पाने के लिए जो महिलाएं थी वह बाबा की तरफ बढ़ रही थी और जो बाबा के कमांडोज थे उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिससे स्थिति बिगड़ गई और भगदड़ के चलते यह हादसा हो गया। फिलहाल एसडीएम की रिपोर्ट से कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की गर्दन भी फंसती नजर आ रही है, क्योंकि जब प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति दी थी और इसके पहले एलआईयू ने एक रिपोर्ट भेजी थी कि यहाँ भीड़ काफ़ी संख्या में इकट्ठा होगी, हादसा हो सकता है। बावजूद इसके प्रशासनिक अधिकारी और जिम्मेदार चुप्पी साधे रहे और जिस तरह से यह हादसा हुआ अब तमाम सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इलाज के अभाव में भी कई श्रद्धालुओं की मौत हुई, वहीं मौके पर एम्बुलेंस और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। फिलहाल पूरे प्रकरण को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया है और माना जा रहा है कि जल्द ही जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई होगी और साथ ही साथ बाबा को भी गिरफ्तार किया जाएगा। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बात करेंगे अगली खबर की। हाथरस हादसे को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। हाथरस हादसे को लेकर सियासत तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी हमले भी होने शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हादसे को लेकर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की है, तो वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका पलटवार भी किया। बता दें कि कल हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मची। भगदड़ में करीब 121 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। करीब 150 श्रद्धालु अब भी जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। इस हादसे के पीछे कई लापरवाहियां भी सामने आई हैं। इस मामले में जहां एसआईटी गठित की गई है, वहीं कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा दी गई है और भोले बाबा की तलाश भी शुरू कर दी गई है। सत्संग में हुए हादसे के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग चले गए हैं वह वापस नहीं लौटेंगे। इस हादसे में सरकार की बड़ी लापरवाही है और जिम्मेवारी भी बनती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इलाज के अभाव में कई श्रद्धालुओं के मौत होने का भी बड़ा आरोप लगाया। कहा कि योगी सरकार देश की 5वीं अर्थव्यवस्था होने का दावा करती है, लेकिन इलाज में लापरवाही
और अभाव के चलते कई श्रद्धालुओं की मौत हुई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने और भी बड़े हमले किए। वहीं इसका पलटवार करते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोगों की फितरत होती है कि वह दुखद दुर्घटनाओं में भी राजनीति करें। बिना नाम लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि यह वही सज्जन है जिनकी फोटो वायरल हुई थी। उनका कहने का मतलब यह था कि कुछ ही दिनों पहले अखिलेश यादव ने भोले बाबा से मुलाकात की थी, हाजिरी लगाई थी उनके दरबार में और फोटो भी वायरल किया था। फिलहाल यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला विपक्ष पर भी बोला, लेकिन जिस तरह से अब हाथरस हादसे यानी कि दुखद घड़ी में सियासत हो रही है, इस पर भी जनता की नजरें टिकी हुई है। प्रियंका वाड्रा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई दिग्गजों ने इस हादसे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मेहनत रंग लाई। उत्तराखंड को केंद्र से 100 मेगावाट की बिजली मिली है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में विद्युत आपूर्ति को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो केंद्र से मांग करी थी, उसे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से पूरा कर दिया गया है। केंद्रीय पूल से उत्तराखंड राज्य को 100 मेगावाट की बिजली देने का काम यहाँ पर दे दिया गया है, जिसकी चरण मंजूरी यहाँ पर हो चुकी है। यानी 31 जुलाई तक उत्तराखंड राज्य को 100 मेगावाट बिजली आपूर्ति मिलती रहेगी। यह आपूर्ति इसलिए भी उत्तराखंड के लिए राहत भरी खबर है क्योंकि उत्तराखंड राज्य में मांग की अपेक्षा जो विद्युत उत्पादन था वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। लगातार उसकी कमी देखने को मिल रही थी, जिससे विद्युत आपूर्ति यहाँ पर सुचारू रूप से नहीं हो पा रही थी। विद्युत कटौती के लिए विभाग मजबूरन यहाँ पर काम कर रहा था। ऐसे में जब 100 मेगावाट केंद्र की तरफ से मिलेगा तो उत्तराखंड राज्य में कुछ हद तक जो विद्युत आपूर्ति है उसका रूप से आगे बढ़ती रहेगी, लोगों को परेशानियां नहीं होंगी। ये कहा जा सकता है कि केंद्र की के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का आभार प्रकट किया और कहा है कि केंद्र राज्य का मिलकर सहयोग उत्तराखंड राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम कर रहा है। कैमरामैन अतुल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज। उत्तराखंड के टनकपुर में लैंडस्लाइड हुआ। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में मौसम का जैसा पूर्वानुमान था उसी के अनुसार लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है। गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल दोनों जगहों पर कई क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने कुमाऊं मंडल के लिए रेड अलर्ट जारी किया था और गढ़वाल मंडल के लिए ऑरेंज अलर्ट। और आज कुमाऊं मंडल में जिस प्रकार से भारी बारिश हो रही है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि लोगों को और ज्यादा सावधानी बरतने के, लेकिन कहा जा रहा है लोग एहतियात बरतें ताकि किसी भी परेशानी से बचे रह सके। टनकपुर तवा मोटर मार्ग पर जिस प्रकार से लैंडस्लाइड हो रहा है उसी के तौर पर एक चेतावनी है कि अगर मौसम विभाग की चेतावनी को नजरअंदाज किया तो बड़ी मुसीबतों में फंस सकते हैं। लगातार लैंडस्लाइड, भू धसाव या फिर बादल फटने की जो सूचना है वो उत्तराखंड में देखने को मिल रही है और मौसम विभाग ने यही आशंका जताई थी। प्रशासन अपने स्तर पर राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है। जो सड़कें बंद है उन सड़कों को खोलने की प्रक्रिया सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही है ताकि लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। लेकिन जिस प्रकार से आगामी 48 घंटे उत्तराखंड के लिए और भारी रहने वाले, तो ऐसे में जनता या पर्यावरण सभी को और ज्यादा आवश्यकता बरतने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि वो परेशानियों से बचे रह सके। कैमरामैन अतुल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज। बात करेंगे अगली खबर की। वाराणसी में किन्नरों ने एक के घर पर प्रदर्शन किया। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र। वाराणसी के रोहनिया थाना के सामने किन्नरों के द्वारा प्रदर्शन और संलग्न होकर प्रदर्शन करने का मामला सामने आया है। मामले को संज्ञान में लेने पता चला कि रोहनिया के थाना के अंतर्गत जो है बसंत पट्टी गांव के अंदर में जो है एक परिवार के यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम के बाद किन्नरों के द्वारा बधावा गाने के लिए जाना पड़ा। और जहाँ बधावा गाने के बाद उपरांत नेग 5 रुपये नेग मिले और नेग मिलने के बाद वो किन्नरों के द्वारा के वापस आने के उपरांत बधावा जहाँ परिवार में बजाया गया उसके पड़ोसी के द्वारा किन्नरों से किसी बात की लेकर कहा सुनी हुई, जिसके बाद किन्नरों और पड़ोसी के बीच में काफ़ी मारपीट हुई, लाठी डंडे का प्रहार किया गया, जिसमें किन्नरों को काफ़ी चोटें आई हैं। जिसके बाद किन्नरों के द्वारा रोहनिया थाने के बाहर जाकर के अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किया गया। किन्नरों ने अभी आरोप लगाया कि वहाँ मौके पर पुलिस मौजूद थी, उसके बावजूद वहाँ गाँव के जो है
पड़ोसियों द्वारा जो है काफ़ी मारपीट की गई, धारदार हथियारों से हमला किया गया, मगर पुलिस वहाँ मुख दर्शक बन खड़ी रही और किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। काफ़ी मामले को बढ़ता हुआ उत्तेजित मामले को देखते हुए किसी तरह रोहनिया पुलिस प्रशासन द्वारा काफ़ी सूझबूझ लेकर के मामले को शांत किसी तरह कराने मामला शांत हुआ। वाराणसी धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वाइज। गोरखपुर में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हर बूथ स्तर पर पौधा रोपण होगा। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अवनीश। यादव के जन्मदिवस के बाद एकठी हुई सपा, हम आपको बता दें कि सपा के जो कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष गोरखपुर और अमरीश यादव जिला सचिव द्वारा जो है गांव-गांव इस समय जाकर के पीडीए कर रही पौधारोपण, क्योंकि सपा के कार्यकर्ताओं ने बताया कि छोटे से बड़े तबके के लोगों के लिए एसी लगवाना बड़ा ही कठिन है। इसके कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने जन्मदिन के अवसर पर तोहफा दिया है और ये कहा है कि गांव-गांव जाकर के वृक्षारोपण करें ताकि लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन और हवा मिल सके, ताकि एसी की जो व्यवस्थाएं हैं उससे लोग मुक्त हो सके, क्योंकि इस समय जो एसी की जो वायरस की हवा होती है उससे काफ़ी लोग परेशान भी रहते हैं। इसको देखते हुए सपा के जो कार्यकर्ता हैं इस समय गांव-गांव बूथ-बूथ जाकर के वृक्षारोपण का कार्य जोरों पे कर रहे हैं। तब तक के लिए आप बने हैं गोरखपुर से इंडिया वाइज के साथ। बात करेंगे अगली खबर की। झारखंड के मुख्यमंत्री आज अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय। झारखंड की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब राज्य के एक नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, यानी झारखंड में अब 13वां मुख्यमंत्री बनने को तैयार है। यानी आज सत्ताधार के सभी विधायकों के साथ आज बैठक में निर्णय लिया गया कि हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। वैसे में इसके प्रकार दिन प्रतिदिन जो राज्य की घटनाक्रम सियासी बढ़ती रही, वैसे में अब राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, यानी तीसरा कार्यकाल है हेमंत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यकाल होगा। अब कुछ ही देर में झारखंड के राज्यपाल रांची पहुंचेंगे और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता राजभवन पहुंचेंगे और वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने इस्तीफा को सौंपेंगे। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन वो अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए वो अपना पत्र भी सौंपेंगे। ऐसे में झारखंड में अब नया सियासी भूचाल है, यानी अब सबसे बड़ा झारखंड अब सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में 5 महीने के कार्यकालों में चंपई सोरेन की जो कार्यकाल रहा वो कार्यकाल किसी भी प्रकार से संवेदनशील नहीं रहा, कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। वैसे में अब झारखंड के हर एक जहां में ये सवाल उठ रहा है कि कौन सी ऐसी परिस्थिति हुई झारखंड में कि मुख्यमंत्री को पद बनना पड़ा। अब कोहलान के हर एक जनता तो सवाल कर रही कि कौन सी परिस्थिति में चंपई सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा, यानी मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। अब हर एक झारखंड की एक सवाल हर एक जहां के लोगों में, यानी झारखंड में दिन भर सियासी हलचल के बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि अब राज्य के एक नए मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आएगा, यानी अब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। अजय कुमार, रांची। बात करेंगे अगली खबर की। बिजनौर में किसान यूनियन के नेताओं ने टोल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जहीर अहमद। बिजनौर के भुनेड़ा इलाके में आज टोल बूथ पर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसानों और स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि मेरठ से पौड़े तक बनाए जा रहे हाईवे का अभी तक निर्माण पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते कंपनी ने अभी से ही टोल लेना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि मेरठ से लेकर के नजीबाबाद तक 3 हिस्सों में निर्माण किया जाना था। मेरठ से बैजुमा तक निर्माण किया गया है, जबकि बैजुमा से लेकर बिजनौर तक का निर्माण अभी रुका हुआ है, तो तीसरे चरण में किया जाएगा। बिजनौर से नजीबाबाद की अगर बात की जाए तो निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। 3 जगह अभी जो पुल हैं वो रुके हुए हैं, आधा अधूरा निर्माण है। लेकिन अभी NHI के लोगों ने आज से मंगलवार से सुबह 8 बजे से कार्यों से जो वाहन वहां से गुजरेंगे उस रूट से टोल लेना शुरू कर दिया है, जिसके विरोध में आज भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता और आसपास के स्थानीय लोग इकट्ठा होकर के टोल बूथ पर पहुंच गए और उन्होंने आधे अधूरे रोड पर टोल लगाए जाने का विरोध किया, टोल बंद करने की मांग की। साथ ही किसानों की ये भी मांग है कि जब तक रोड का पूरा निर्माण नहीं किया जाता तब तक टोल न वसूला जाए। फिलहाल किसान यूनियन के कार्यकर्ता अभी तक वहाँ पर जमे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि NHI के अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वाइज। बात करेंगे अगली खबर की।
हमीरपुर के बिजली विभाग के ऑफिस में लोगों ने जमकर नारेबाजी की। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश। विद्युत व्यवस्था इस समय चरमराई हुई है। आज हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के टेढ़ा गांव के करीब 2 दर्जन के ऊपर किसान आए हुए थे। उन्होंने हल्ला बोल प्रदर्शन भी किया और उन्होंने मांग की है जो 10 घंटे बिजली दी जा रही है उसको 18 घंटे दी जाए। और इस समय जो हमीरपुर का किसान है, बुंदेलखंड वैसे भी पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ ओलावृष्टि से भी अभी किसान जूझ रहा था। और जब अब बारिश का समय आया तो उन लोगों को बुआई का सीजन चल रहा है, तो इसी को लेकर उन्होंने मांग की है कि जो किसानों को ट्यूबवेल उनको बराबर यहाँ पर लाइट मिले। तो उसी को लेकर आज हमीरपुर में किसानों ने प्रदर्शन किया और जो किसान आए हुए थे वो कलेक्ट्रेट गेट से लेकर जो विद्युत विभाग का ऑफिस है वहाँ तक उन्होंने हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए वहाँ तक पहुँचे हैं। और वहाँ पर जो अधिकारी मौजूद थे उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने मांग की है कि 18 की जगह 10 घंटे की जगह 18 घंटे उन्हें बिजली आपूर्ति दी जाए। इसी को लेकर आज किसानों ने धरना प्रदर्शन भी किया और हल्ला बोल प्रदर्शन भी किया। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। बात करेंगे अगली खबर की। हमीरपुर में भूमाफियाओं का जो आतंक है वो लगातार जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। मेरठ में भूमाफियाओं का कब्जा अब तालाबों पर भी हो रहा है। आपको बता दें खरखौदा क्षेत्र में एक तालाब पर भूमाफिया मनीष कुमार गौतम ने कब्जा कर लिया है। उस पर सारी मिट्टी डलवा करके उसका भराव करा दिया है। अब प्लॉटिंग जारी है। आपको बता दें मनीष कुमार गौतम बीएसपी के चेयरमैन है जो लगातार जमीनों पे अवैध तरीके से कब्जे करते हैं और अब उन्होंने इसमें अवैध तरीके से तालाब पर भी कब्जा कर लिया है। वहीं लोगों इनका आरोप है कि लगातार शिकायतें की जा रही हैं लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज मेरठ जिलाधिकारी ऑफिस पे कई पार्षद पहुंचे शिकायत लेकर और उन्होंने एक डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया है। पार्षदों का कहना है कि हम लगातार शिकायतें कर रहे हैं, हमने पिछली डीएम साहब और एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है और भूमाफिया मनीष कुमार गौतम लगातार भराव करा रहा है और प्लॉटिंग भी कर रहा है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। मेरठ पलवल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। पलवल हाईवे पे एक कार और रोडवेज बस में एक भीषण हादसा सामने आया जिसमें कार में सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि थाना खैर इलाके के अंडला गांव के समीप पलवल हाईवे पर एक कार अल्टो और रोडवेज बस में से आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हुई जिसके उपरांत कार में सवार 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। इधर जानकारी मिलते ही इलाका पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इधर पुलिस और रेस्क्यू टीम ने तत्काल सभी शवों को कार के अंदर से बाहर निकाला जिसके उपरांत पुलिस के द्वारा सभी शवों को कब्जे में लेकर शवों को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया है। जानकारी ये भी मिली है कि बताया जा रहा है कि अल्टो कार तेजी से अपने खैर की ओर से अलीगढ़ की ओर आ रही थी और वही एक रोडवेज बस जो खैर से अलीगढ़ की तरफ जा रही थी। दोनों में ही आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। इधर अल्टो कार में जो कार चालक का बताया जा रहा है कि वह नींद की खुमार में रॉन्ग साइड चला गया। रॉन्ग साइड जाने के बाद अल्टो कार डिवाइडर से टकराई और इसी दौरान सामने से आई एक रोडवेज बस में सामने से भिड़ंत हो गई जिसके चलते कार में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी शवों को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया। फिलहाल पुलिस अभी अज्ञात शवों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। अभी तक शवों की शिनाख्त नहीं हुई है लेकिन पुलिस लगातार और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। इधर दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को रोड साइड कर दिया क्योंकि पलवल हाईवे एक ज्यादा ही ऐसा हाईवे जहां पर ट्रैफिक का ज्यादा लोड रहता है। इधर पुलिस पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी हुई है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। बात करेंगे अगली खबर की। रायबरेली में गौ तस्करों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। उत्तर प्रदेश में भले ही अवैध कारोबारियों पर लगाम लगाते हुए उनके खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करने के लिए योगी सरकार के द्वारा सख्ती से निर्देश दिए गए हों, वहीं अगर बात करें गौ तस्करी को लेकर तो प्रदेश में इस वक्त लगातार इस पर मुहिम चलाकर इनके खिलाफ बड़ी कार्यवाही
करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन रायबरेली जिले की बात करें तो रायबरेली जिले में आज भी गौ तस्करी का गोरख धंधा खूब फल फूल रहा है और सुर्खियां भी बटोर रहा है। बता दें कि आज रायबरेली प्रयागराज नेशनल हाईवे पर एक डीसीएम खड़ी मिली और जिस डीसीएम से खून बहता हुआ देखा गया तो स्थानीय लोगों के द्वारा पूरे मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। हालांकि घटना स्थल पर पहुंची पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की गई और तत्काल खड़ी डीसीएम को हिरासत में लेकर कार्यवाही में जुट गई। लेकिन बता दें कि जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये दिशा निर्देश जारी किए। बात करेंगे अगली खबर की। हाथरस हादसे में अब तक 121 लोगों की मौत की जो पुष्टि है वो हो चुकी है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश। सत्संग में भाग दौड़ के बाद 1 सैकड़ा से अधिक लोगों की जहां जान चली गई है, तो वहीं मैनपुरी में जो शाकाहारी विश्वहरि आश्रम है, हम उसके पास मौजूद है। देर रात बाबा यहाँ आए थे, इसकी पुष्टि भी उनके सेवादार द्वारा कर दी गई है। मगर सवाल उठता है, इन जो 1 सैकड़ा से अधिक जो मौतें हुई, इनका आखिर जिम्मेदार कौन है? शायद हाथरस जो स्थल है, कार्यक्रम स्थल है, वहां शायद प्रशासन की कोई इंस्पेक्शन नहीं किया गया, अधिकारियों ने शायद इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। उसके बावजूद ही लापरवाही कहीं ना कहीं दिखती है। मगर जो शाकाहारी विश्वहरि है, उनको भोले बाबा के नाम से लोग जानते हैं। उनकी बात की जाए तो उन पर भी उससे पहले कई मुकदमे दर्ज किए हैं। 1995 से लेकर 98 के बीच कई मामले दर्ज किए हैं। इसमें एक आगरा, इटावा और सहित कई जनपदों में उन पर मामले दर्ज किए हैं। बाबा का जो साम्राज्य है, वहां हर जगह यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां एक बाबा का स्थान न बना हो, आश्रम न स्थापित किया हो। शाकाहारी विश्वहरि के जो श्रद्धालु हैं, उनकी संख्या की बात की जाए, सत्संग में लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। अब हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि मैं जिस स्थान पर खड़ा हूं, वहां एक सूची का बोर्ड लगाया गया है। ये वो दानदाता है जिनकी धनराशि नहीं खोली गई है, क्योंकि धनराशि जो खोली जाती है 10,000 से लेके 2.5 लाख तक की जो है श्रद्धालु। बात करेंगे अगली खबर की। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। इस तर्ज पे वाराणसी में भी नाइट मार्केट बसाया गया। इस नाइट मार्केट में लगभग सैकड़ों दुकानों को आवंटन करके कैंट रेलवे स्टेशन के सामने यह रात नाइट मार्केट गुलजार हुआ। इस नाइट मार्केट में सैकड़ों दुकानों को बनाए जाने के बाद सरकार की यह मंशा थी कि वाराणसी में ठेला पटरी व्यवसायियों को एक अस्थायी आवंटन करके वाराणसी में दुकानों को देकर के रोजगार को बढ़ावा मिले। मगर यहाँ कुछ उल्टा दिखाई पड़ा। वाराणसी में ठेला पटरी व्यवसायी तो पूरी तरह इस नाइट मार्केट में नहीं बस पाए, लेकिन बड़े बड़े व्यवसायियों को भी आवंटन कर दिया गया। इस आवंटन के साथ ही आवंटन की प्रक्रिया में वाराणसी के इस पूरे ठेके को एक श्रेया इंटरप्राइजेज की कंपनी है जिसको ठेका दी गई, और श्रेया इंटरप्राइजेज देख रेख के लिए श्रेया इंटरप्राइजेज को देख करके श्रेया इंटरप्राइजेज के मार्फत जो है ठेला पटरी। फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।